आपने फिजिकल नहीं आना, 2 दिन के लिए फिजिकल नहीं आना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आपने ज्यादा मतलब ये जो 2 दिन है इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप दोबारा से ठीक है आते, क्योंकि इन दिनों के बीच में गवर्नमेंट को प्रेशर है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो कहीं हम लोग को या फिर कहीं कि और किसी मसले का शिकार हो, तो हम इसको कंटिन्यू रखने के लिए 1 आध दिन के लिए 2 दिन के लिए अब मैं कोऑर्डिनेटर को कह दूंगा, आपको मैसेजेस कर देंगे कि नाउ अलाउड यू कैन कम, ठीक है। तो क्लास के लिए मैं बस आऊंगा, लेकिन फिलहाल 2-4 दिन है तो जरा स्टे करो। फिर बात समझ में आ गई बेटा। अकाउंटिंग की क्वेश्चन में जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने इसको बेसिकली सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि जो आपके पास आपका कैपिटल और लायबिलिटीज हैं, ये बेसिकली सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां से हमारे पास पैसा आता है, और ये जो एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आपके पास इस फाइनेंस की डिप्लॉयमेंट है कि आपने इस पैसे को खर्च कहां किया। तो जो एसेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, या तो ये ऑनर के अपने होंगे, और अगर ऑनर ने अपने पैसे से इसको नहीं खरीदा तो फिर डेफिनेटली ये किसी आप ये कहेंगे कि डेट से, किसी कर्ज से आपने आप ये कहेंगे इसको अपने पास यहाँ पर मेक श्योर किया हो। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब यही जो बेसिक आपके पास आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपको फ्लो ऑफ डाटा समझाएगी कि डाटा का फ्लो आपके पास कैसे चलता है। यहाँ मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, क्या बात क्लियर है? अच्छा, एक बात और थोड़ा सा अपने पास अपने आप को अलाइन कर लीजिएगा। जी बताइए, आपको नजर आ रहा है? जो लोग ऑनलाइन है बेटा आपको नजर आ रहा है? अच्छा, अब सबसे नजर आ रहा है। इंडेक्स क्या है? सबसे पहला जो एरिया से आपको दिया है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग। उसके बाद इससे आपको दूसरा चैप्टर दे दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तीसरा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, चौथा चैप्टर है डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसके बाद पांचवा चैप्टर आपके पास बुक्स ऑफ फाइव एंट्री। अब यहां पे समझो, हमने पहले चैप्टर को स्टार्ट किया, जो डाटा उसका स्टडी टेक्स्ट में था हमने उसको भी डिस्कस किया, उसके अलावा भी हमने आप एक अपनी तरफ से भी डेफिनेशंस को बीच में शेयर किया, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं जो हमने अपने पास यहाँ पे शेयर की। अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला एरिया है इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया। ये वो चैप्टर है जिसको हम बिल्कुल स्किप करके आगे जा रहे हैं। इसको स्किप करने के अपने कुछ लॉजिक्स हैं, क्योंकि अभी आप मेंटली इतने मैच्योर नहीं है कि आप इस चैप्टर को समझ सकें। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें, इसलिए हमने इसको स्किप किया है, और अब हम पहले आगे जाके कुछ चीजों को सीखेंगे और सीखने के बाद फिर हम इस तरफ आएंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब पहले चैप्टर पे आओ। फर्स्ट चैप्टर में इसने हमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी उसने बताया कि यार ये बिजनेस क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद उसने बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि यार बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा वही कि आपके पास बिजनेस क्यों होता है, प्रॉफिट्स के लिए होता है ना, बिजनेस क्यों है कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब वही चीजें उसने बेसिक जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की उसने यहाँ पे इसको राइटिंग में किया। उन्होंने कहा कि यार 3 टाइप्स हैं बिजनेस एंटिटी की। 3 तरह की बिजनेस एंटिटी हो सकती है बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ऑनरशिप की ये फॉर्म है आपके पास, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। फिर सोल ट्रेडर क्या है आपके पास, पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में उसने डिस्कस किया हुआ है, कंपनी क्या है उसके बारे में उसने डिस्कस किया हुआ है। फिर उसने एक एडवांटेजेस के ऊपर बात की है यार कि सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आपके पास डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ वो मूव कर गया। यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के साथ अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसी के साथ वो आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम उस वक्त पढ़ेंगे
जब अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे हम लोग आप ये कह लें कि अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे। ये चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आप इस वक्त पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, बल्कि उल्टा हमारे लिए आप ये कहेंगे अकाउंटिंग मुश्किल होना शुरू हो जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो जैसे ही हम लोग अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो बनाना ही चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा कि यार चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, आपने इसको कैसे मेंटेन करके आगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो ये वाला जो टॉपिक है हमने इसको पैसिव किया है, ठीक है। इसके साथ वो आपको ट्रांजैक्शन के बारे में, अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट उसने बनाया है आपके पास। वाउचर्स क्या होते हैं बेटा, ये फॉर्म्स क्या आपके पास, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या आपके पास, कहां का हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सारी चीजें, ये वो सब चीजें हैं जो आपके पास आप अभी नहीं पढ़ सकते। यानी जिस सीक्वेंस से ये स्टडी टेक्स्ट बना रहा है ये हमने सब कुछ पढ़ना है, लेकिन राइट नाउ इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें बेटा, जो लोग ऑनलाइन है मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। इस तरीके से उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास, ठीक है। ऐसे उसने आपके पास रिपोर्टिंग बाय कंपनीज क्या है जी, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है जी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपके पास, ये गैप्स क्या है आपके पास, आईएफआरएस क्या है, अल्लाह बेहतर जाने पता नहीं क्या चीजें होती हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। सो ये यूजर्स कौन कौन से हैं जी, ठीक है। हाँ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि यार यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। इन्वेस्टर हो सकता है आपके पास, लेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। यस बेटा बात को फॉलो करें। अब उसके बाद है बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है जनाब। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, वन ऑफ होती है आपके पास, कंटिन्यूस होती है आपके पास, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स क्या है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। अब इस चैप्टर के बीच में माजरत के साथ जो चीज उसको आपके लिए डालनी चाहिए थी उसने नहीं डाली, और जो चीजें इस चैप्टर में नहीं होनी चाहिए थी उसकी एक बड़ी हैंडसम क्वांटिटी उसने डाली। अब होता ही है कि मैं ये चीज आपको शुरू में इसलिए समझाना चाहता हूँ, होता ही है कि जब आप अपने स्टडी टेक्स्ट को देखते हैं तो आपको ये बात समझ नहीं आती है हम पढ़ रहे हैं। यानी एक स्टूडेंट को सबसे बड़ा इशू आता है कि सर हमने ना स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो हमको ये समझ नहीं आ रही हम कर रहे क्या, और भाई वो अभी समझ में नहीं आ सकता कि स्टडी टेक्स्ट में उसने क्या लिखा। एक्चुअली इस स्टडी टेक्स्ट की डेवलपमेंट थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए थी कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग के बीच में डेफिनेशन देते जैसे हमने डेफिनेशन के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन देते, अकाउंटिंग इक्वेशन के कंक्लूजन के ऊपर हम इन चीजों को डिस्कस करते कि यार ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ये है, ये फॉर्म इसके लिए यूज होता है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट इसके लिए यूज होता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं तो स्टूडेंट की कोई सेंस बनती। अब यहाँ पे इस वक्त हम इस आप ये कहने के स्टडी टेक्स्ट को हमने मॉडिफाई किया, यानी हमारी जो अपनी अप्रोच होगी वो मॉडिफाइड अप्रोच है कि हम डेफिनेशंस को डिस्कस करके, अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करके, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बीच में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। यहीं पर हम देखेंगे कि जब हम रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये बिजनेस फॉर्म्स क्या है, ये वाउचर्स क्या होते हैं, ये आपके पास आपका वाउचर नंबर क्या है, ये रेफरेंस क्या है, ये फोलियोज क्या है, उनके ऊपर हमारे पास डिस्कशन होगी। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसी ट्रांजैक्शन के बीच में आपको एहसास होगा ये सिंपल ट्रांजैक्शन है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन वो है जहां पे दो अकाउंट्स यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वो है जहां पर एक से ज्यादा मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास यूज होते हैं। तो मैं आपको अकाउंट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है या सिंपल ट्रांजैक्शन। सो रादर देन कि ये आपको क्लियर करके आपको कंफ्यूज कर दे। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, इज इट क्लियर हो? ठीक है। दूसरी बात, अगला चैप्टर जो ये वाला है, बेटा जो लोग ऑनलाइन है मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। सर आ रही, लेकिन कैमरा क्वालिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्या बेटा? सर कैमरा जरा थोड़ा सा बोर्ड पे ब्लर सा आपका जरा शो हो रहा है, एसिड कैपिटल लाइबिलिटी वगैरह। नहीं, अभी तो मैं आपके साथ स्लाइड शो कर रहा हूं।
स्लाइड भी साथ बोर्ड भी आ रहे हैं ना? बोर्ड क्यों आ रहा है आपके पास? सर हमारा नहीं आ आ रहे हैं, आपने open किया हुआ है सर। फिर आपने उसको गलत क्यों किया? पिन करो उसको। सर बोर्ड भी आ रहा है। और खाली आप स्लाइड वाली जगह पे क्लिक करो, बोर्ड को पैसिव कर दो और उसको पिन कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, ये जो सेकंड चैप्टर है आपके पास, ये वो चैप्टर है कि ये हमें अपने कोर्स के कंक्लूजन पे करना होता है। ये यहां नहीं हो सकता। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। ये बेसिकली आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखो, बेटा ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को बोर्ड पे? यस सर। जी सर। यस सर। जी बेटा, अब बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग। अकाउंटेंट में और मुंशी में फर्क है। अकाउंटेंट वो होता है जो उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करता है जो उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन दी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन आपको जो चीजें प्रोवाइड करती है उनमें से सबसे पहले ब्रॉड सेंस में आपको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉरवर्ड करती है कि यार तुम कौन सी अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो। मतलब तुमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो रिकॉर्डिंग करनी क्या है, कैसे करनी है, उसके बैक ऑफ माइंड में हमने जिन चीजों को जब प्रिपेयर किया तो क्यों प्रिपेयर किया। अब वो यहाँ पे पहली स्लाइड अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें मुखातिब करके बता रहा है कि पर्पस क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब पर्पस क्यों लाइनें दे रहा है? कहता है टू असिस्ट बोर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर आईएफआरएस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। टू असिस्ट द बोर्ड इन promoting harmonization in accounting, to assist national standard setting bodies in developing national standards, to assist preparer of financial statement in applying IFRS। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये सारी चीजें वैसे हैं, लेकिन मुझे तो सच बात है अभी ये भी नहीं पता कि IFRS से बनता क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता ये बोर्ड कौन है, ये फेडरल बोर्ड है, ये पिंडी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है। मतलब मेरे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं। आप मेरे से ये कौन सी डिस्कशन करने की तरफ आ रहे हैं? मुझे पहले देखने देते हैं IFRS होते क्या है, ये करते क्या है, फिर मुझे बताइएगा ये बने कैसे। मेरी बात को फॉलो करें। अब इसको पढ़ने के लिए हम कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ते। हम सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि यार ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है क्या। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है वो ये है। बेटे नजर आया? यस सर। ये वो बॉडी है जिसने हमें एफिलिएशन दी, जिसने हमें रिकॉग्नाइज किया। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट। याद रखना, अगर वो अपनी ये एफिलिएशन हमसे खींच ले तो हमें कोई बंदा भी अकाउंटेंट नहीं मानता। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है इसके दो ब्रॉड इसके पर, एक अकाउंटिंग की प्रमोशन, एक अकाउंटेंट्स की प्रमोशन। यानी अकाउंटिंग को खूबसूरत बनाओ और अकाउंटेंट को इतना इनकी प्रेस्टीज में इजाफा करो कि मार्केट इनको रिकॉग्नाइज करे। ये दो ब्रॉड पर्पस है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की। अकाउंटिंग की प्रमोशन के लिए उसने एक सेटअप प्लान किया। वो सेटअप यहां से स्टार्ट होता है जहां पे IFRS फाउंडेशन लिखा हो। IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब इसकी फाउंडेशन है, इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। आईएफआरएस फाउंडेशन ने अपने अंडर 2 ऑर्गेनाइजेशंस को या 3 ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया। एक का नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक है IFRIC कमेटी है, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ये जो आपके पास आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं बेटा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उन गाइडलाइन के ऊपर अगर कहीं पर कोई एम्बिग्युइटी रह जाए या कोई चीज इंप्रूवमेंट करनी हो थोड़ी सी हल्की फुल्की, तो फिर इंटरप्रिटेशन कमेटी है जो उसको रिफाइन करती है। इस दुनिया के टॉप लेवल के अकाउंटेंट्स हैं जो यहां पर बैठे हैं, टॉप लेवल के अकाउंटेंट्स, मतलब ये अपनी वर्थ रखते हैं। आप अगर यहां पर देखेंगे तो आईएफआरएस फाउंडेशन के बीच में 22 ट्रस्टीज हैं, ये 22 मेंबर्स हैं जिन्होंने ओवरऑल इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। बोर्ड के बीच में आपके पास 16 मेंबर्स हैं, दुनिया के टॉप लेवल के अकाउंटेंट्स हैं जो यहां पर बैठते हैं, जो यहां पर आपके पास इन चीजों को देखते हैं, ऑनगोइंग देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, कैसे अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, ये इनका कांसेप्ट। ये टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए आप ये कहेंगे हमारा, आप ये कहेंगे जो सारी चीजें हैं वो उनके साथ एफिलिएटेड है। हम ये कहते हैं कि तुम उन चीजें बनाओ, हमें समझाओ, हम उसको अप्लाई करें। मेरी बात को फॉलो करें। अब इसको देखा है, अब इसकी किसी बात को गलत कहना वो आसान सी बात नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने पढ़ा था आईटी, तो जब इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन मेरे पास आती थी तो मैं कहता था गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी दी हमारे सारे मोहतरम को, उन्होंने इतना खूबसूरत पढ़ाया था कि इनकी गलतियां नजर आना शुरू हुई, यार ये गलत क्या। और अल्लाह ताला की रहमत और फजल से ये बड़ी करम नवाजी हुई कि जब एक को कहा कि ये चीज गलत लिखी तो बाद में उन्होंने इसको रिवाइज करके ठीक है नहीं यार इसको ठीक कर। ये हो अब सिर्फ इनका तुम्हें चेहरा कराना, पढ़ना नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते राइट नाउ, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि तुम इनको पढ़ सकते, लेकिन हाँ थोड़े से भी छोड़ हो जाओगे तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आना शुरू। मेरी बात को फॉलो करें। ये मैंने आज आपको ये बात किस लिए बताई है कि सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि इस पूरे कोर्स में आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से इसको मैं लेकर चलूंगा वैसे चल, बात को अंडरस्टैंड करो। मसला ये नहीं है कि मैं इनको पढ़ा नहीं सकता, मसला ये है कि तुम अभी इसको पढ़ नहीं सकते। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के बीच में हमारे पास आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए और नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राइट नाउ यहां पर नहीं होनी थी, आगे होनी चाहिए। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये जो पहले वाले 2 चैप्टर्स हैं इनमें स्टडी टेक्स्ट हमें कुछ बहुत ज्यादा फैसिलिटेट नहीं है राइट नाउ, लेकिन इंशाल्लाह जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो आप इसकी हर चीज को समझना, हर चीज को पढ़ना आपके लिए कोई इशू नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि समवेयर ना आपका ना जो ट्रस्ट है ना वो शेकी होना शुरू हो गया। यार हमें तो ये समझ भी नहीं आ रही, हम पढ़े क्या, हम स्टडी टेक्स्ट से देते हैं तो हमें तो अभी यही पता नहीं चलता कि सर कभी पहले चैप्टर पे पढ़ते हैं, कभी वो 5वें पे चले जाते हैं, कभी वो 6ठे पे चले जाते हैं, फिर पहले पे आ जाते हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए समझाना चाहता था कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग में आए क्या कि हम लोग कर रहे हैं। आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? इसे क्लियर होना, ठीक है। अब बड़े लेवल पे समझने से ये कौन है, ये वो लोग हैं जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ये बनाते किस बेस पर है, वो जो आपके पास कंसेप्चुअल गाइडलाइन वहां पर है, यानी यूं समझे कि उनके पास वहां पे रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल की बेस के ऊपर ये आपके पास आप ये कहेंगे डेवलपमेंट। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब उस रॉ मटेरियल में है क्या चीजें, इंशाल्लाह हमको लेटर में जाके साथ साथ डिस्कस करें। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं उसकी तरफ, उसको देखिएगा प्लीज। जी बेटा ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर नजर आ रहा है जी। अब बेटा इसका
स्कोप, इसकी बाकी डिटेल, अब ये सारी डिटेल। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए वो ये है, वो कहता है यार ये सारी जो तुम चीजें बनाते हो अकाउंटिंग में, ये बनाते किसके लिए हो? तो हमने यूजर ग्रुप देखा। यूजर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। यूजर आपके पास आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन है, कहता है कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, लेंडर, सप्लायर, अदर ट्रेड क्रेडिटर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, देयर एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट। ये सब लोग इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की हर इंफॉर्मेशन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है वो सबके लिए नहीं बनाता, सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाता है। और वो 3 प्राइमरी लोग कौन है? उनमें से एक बेटा कौन है? आपका इन्वेस्टर, एक लेंडर, एक क्रेडिटर। वो कहते हैं यूज जो मर्जी करो, लेकिन मैं बनाऊंगा इंफॉर्मेशन 3 लोगों के लिए। एक कौन है बेटा? आपका ऑनर, इन्वेस्टर, एक लेंडर जो आपको पैसा देता है, एक सप्लायर जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। कहते हैं ये 3 प्राइमरी यूजर हैं। एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि मुझे ये बताओ कि जो अकाउंटिंग का डाटा तुम लोग बना के तुम्हारे पास आता है तो प्राइमरी यूजर कौन से हैं? सारे यूजर्स का नाम देगा, हम एकदम पिक करेंगे। अच्छा जी, प्राइमरी यूजर 3 है, एक इन्वेस्टर है, एक लेंडर है, एक क्रेडिटर। उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? वो कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? एसेट्स। क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी क्या है बेटा? लायबिलिटीज। चेंज इन द एंटिटीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जब ये चेंज होते हैं तो बिजनेस साइकिल के चेंज से प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो प्रॉफिट आएगा, अगर बुरा परफॉर्म करोगे तो लॉस आएगा। तो इन सारे लोगों को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कहता है यार एक चीज चाहिए, क्या? कि आपके एसेट्स कितने पड़े हुए हैं। एक ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है। एक ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस अरसे के बीच में तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डिसीजन मेकर डिसीजन करेगा। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? अब अगली बात उसने बोली, उसने कहा देखो एक बात याद रखना, पूरी की पूरी अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे चलेगी। नाउ व्हाट इज अक्रूवल बेस? अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि अक्रूवल बेस जब तक मैं समझूंगा नहीं, जब तक मैं उसको यहां पर देखूंगा नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा कि अक्रूवल बेस क्या है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो एक बेसिक अजम्पशन पर खड़ी हुई है। वो अजम्पशन क्या? गोइंग कंसर्न। ये वो अजम्पशन है जिसकी बेस पर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग करते हैं। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? हमने एक बात की थी कि दी सिंपलेस्ट एग्जांपल, इसकी जो आपके पास डेफिनेशन थी वो क्या थी कि द इट इज अज्यूम्ड दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। टेक्निकल डेफिनेशन उसमें वो लिखी हुई है। द इट इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज as continuing in operation for the foreseeable future. It is assumed that the entity has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materially the scale of its operation. और बढ़ में गई ये डेफिनेशन जो हमारी सारी डेफिनेशन है उससे बहुत बेहतर है। यानी जो बात हमने की है उसने इसको बड़ा टेक्निकल वे में बताया कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो पुत्रों बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा फिर इसके बीच में क्या होनी चाहिए? कहता है जो इंफॉर्मेशन आपके पास है इस इंफॉर्मेशन में 2 चीजें प्राइमरी होनी चाहिए, ये रेलेवेंट भी होनी चाहिए, ये रिलायबल भी होनी चाहिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन है ना बेटा, हम बेसिकली डाटा जो दे रहे हैं ये एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या बेटा? आपकी जो रॉ कलेक्शन है आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जब तुम इसको एक खास तरह से प्रेजेंट कर देते हो तो ये तुम्हारा डाटा बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। So process data is your information। तो ये जो आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में 2 प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए कि एक ये रेलेवेंट होनी चाहिए, दूसरी ये रिलायबल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर इंफॉर्मेशन नहीं। अगर इंफॉर्मेशन इस काबिल नहीं है कि जो मेरे डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प कर सके तो कौन सी इंफॉर्मेशन? और अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है तो फिर कौन सी इंफॉर्मेशन है? कहते हैं ये 2 प्राइमरी फंडामेंटल इसके बीच में क्वालिटीज होनी चाहिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करना, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, मेरी बात को समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
अब मैं सेक्टर को आगे लेके जाना शुरू करूँ तो आप मुझसे ये तो पूछेंगे सर ये इंफॉर्मेशन होगी क्या, पहले दिखाएं तो सही। आप ये कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर, ये एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है सर, ये गोइंग कंसर्न क्या है सर, ये प्रूडेंस के ऊपर आप क्या बात करेंगे, मटेरियलिटी क्या है। तो हमें कुछ चीजों को पहले देखना पड़ेगा, फिर उनको तो मैं समझाऊंगा कि बेटा ये रिलायबल है, ये रेलेवेंट है, ये प्रूडेंस है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक तो थोड़ा सा ब्रॉड आपको इसका नॉलेज हो जाए, दूसरी बात है कि इन दो चैप्टर्स को फिर आपने पैसिव कर, जब तक मैं आपको ना कहूं इन दो चैप्टर्स के ऊपर आपने फर्दर वर्किंग नहीं करें। तो मेरी बात समझ में आ गई? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं आप क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. डन हो गया बेटा। अब आ जाओ वापस अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। अब तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आएगी। अब जरा यहां देखो, आप देखिए आप किस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं। एसेट्स क्या है, उसी फ्रेमवर्क में उसने क्या लिखा था, दीज आर हाँ रिसोर्सेज। आपके समझ लगी बात बेटा? आपके पास लायबिलिटीज क्या है, क्लेम। आप देखिए रिसोर्सेज और क्लेम्स आपके पास आ जाएं, किसी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि अगर टोटल रिसोर्सेज ये हैं और इनके खिलाफ आउटसाइडर का क्लेम ये है तो जो डिफरेंस है वो इक्विटी है ना मेरी। देखिए मेरे टोटल बिजनेस के बीच में, मेरे टोटल बिजनेस के बीच में जो वर्थ है, इस वक्त जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो से सपोज 10 लाख रुपए के एसेट पड़े हुए हैं, मैंने लोगों के पैसे देने, हाँ आपने पैसे देने हैं, तो कितने पैसे देने से 1 लाख रुपए मैंने देने, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए देने हैं और 10 लाख के एसेट्स पड़े हुए तो बाकी जो 9 लाख है वो मेरा अपना है ना। आप मेरी बात को फॉलो करें। सो यही कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन का है। बेटा ये बात क्लियर है? बेटा जो लोग ऑनलाइन है, बेटा आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसको मेंटेन करना देखते हैं, बहुत आसान टॉपिक और बड़े मजे का, इसको मैनेज करना बड़ा आसान। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गई, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है बेटा, अब आए, अब कुछ ट्रांजैक्शंस देखना शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन पे पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट, मिस्टर ए started business with cash 300 3 लाख की कैश से मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट अपने पास बना, यहां से आगे आपने बिजनेस को विचुअली एक पर्सनैलिटी कंसिडर करना। सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर तो मैं इसको टेक्निकली देखूं तो इसका मतलब है, कहता है ऑनर की और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट रखो। अगर तुम सही मानों में देखना चाहते हो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है तो तभी देख सकते हो जब ऑनर की ट्रांजैक्शन पर्सनल सेपरेट हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन सेपरेट। मेरी बात को फॉलो करें। सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट रखो, ऑनर की ट्रांजैक्शन को सेपरेट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आपको ये बात समझ में आई? अब इसको समझो। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा कॉलेज है और इसके बीच में मैं ये देखना चाहता हूं इस कॉलेज ने मुझे क्या प्रॉफिट दिया या क्या लॉस दिया, तो फिर इसके बीच में मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की इनकम देखनी पड़ेगी, कॉलेज के एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। अगर मैं उन एक्सपेंसेस में अपने घर के एक्सपेंसेस भी शामिल कर दूं तो गलत होता है। मेरे घर का रेंट भी अगर कॉलेज से पे किया जा रहा है, आपको इससे रोका नहीं जाता कि
घर का रेंट पे ना करें, आप दें मेरे घर का रेंट पे, लेकिन फिर इसको ड्राइव के तौर पे लाकर रखें, एक्सपेंस ना बने, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपेंस। मेरे बेटे की ट्यूशन फी यहां से चली गई, आपने पे किया है, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस के किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो ट्यूशन फी देना जरूरी नहीं। बिजनेस के किसी सेल ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए मेरे घर का रेंट देना जरूरी नहीं है। तो मेरी ट्रांजैक्शन को और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट रखो, ताकि तुम्हें सही प्रॉफिट सही लॉस नजर आए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपने यहां पे यूज समझना है कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सनैलिटी है, इट इज अ सेपरेट पर्सन। आपने बिल्कुल इस चीज को अज्यूम कर लिया। सो मिस्टर ए जब बिजनेस स्टार्ट करता तो यूं समझे बिजनेस इज अ पर्सन। तो मिस्टर ए ने 3 लाख जो है वो बिजनेस को दे दिया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब 3 लाख की कैश आ गई। बेटा सबसे पहले कैश हमारा एसेट है या नहीं? हाँ भाई, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कैश एसेट है या नहीं बेटा? लिक्विड सर है एसेट। बिल्कुल एसेट है, मतलब लिक्विड है, नॉन करंट है, करंट है वो बाढ़ में गया। एसेट है या नहीं? एसेट है, इसका मतलब कि कैश मेरा एसेट है। बेटा क्लियर है? अब सबसे पहली बात, ये जो कैश मेरे पास आई है, मैं एसेट वाली साइड पर कैश लिखता हूं। भाई कैश कितने की आई? अच्छा, ये कैश दी किसने? ऑनर ने दी या किसी से कर्ज ली है? ऑनर ने। अगर ऑनर ने ये कैश दी है तो बेटा यहां पे कैपिटल कि यार ये 3 लाख की कैश किसकी है? ऑनर। ये कैपिटल बेसिकली ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑनर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल में ऐड करना चाहिए। अब तो बात समझ में आ रही है? तो पहले ट्रांजैक्शन से मुझे बड़ी क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि 3 लाख की कैश आई है। ये 3 लाख की कैश जो है ये किसने दी है बेटा? ऑनर ने। बेटा आप लोगों को क्लियर है भाई? क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, दूसरी बात, Yes. साथ ही इसी के साथ ही एक क्लास और हुआ करेगी डेली, जो प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें आज के दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है ऑनलाइन हो, ठीक है? जो कुछ आपने पढ़ा है बेटा वो भी, जो क्वेश्चंस आपको दूंगा वो भी, और उसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस भी सर आपको साथ साथ देंगे। सर भाई को मैंने कहा है तो आपको डेली एक क्लास हो, यानी हम डबल बेचें। जितनी जल्दी हो सके आप इनकी प्रैक्टिस में मैक्सिमम दें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास उसका वो आ जाएगा, आपके पास आपको मैसेज आ जाएगा। आपने लाजिम है बेटा, आप लोगों के लिए लाजिम है कि आपने प्रैक्टिस क्लास में रहना है। उसमें आप अपनी क्यूरीज को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं भी उन प्रैक्टिस क्लास को लिया करूंगा। मेरी बात को फॉलो करें। उसमें एडिशनल कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ा होगा उसी को आप लेके इनको रिफाइन किया। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? भाई समझ लगी बात? तो काफी क्वेश्चन यही है, इतनी ही आसान है, कोई इसमें मसले की बात नहीं। ठीक है बेटा, अब अगली बात पे आओ। दूसरी ट्रांजैक्शन बेटा यहां देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन, भाई कैश तो आ गई, अब बिजनेस शुरू करना है ना, तो मुझे सबसे पहले प्लेस चाहिए ना, कोई शॉप चाहिए ना, कोई बिल्डिंग चाहिए ना बेटा मुझे। बेटा क्लियर है? अब दो तरीके मेरे पास, या तो बिल्डिंग को अक्वायर कर लूं या बिल्डिंग को हायर कर लूं। अक्वायर करने का मतलब खरीद लेना, हायर करने का मतलब रेंट पे ले लेना। अब ये चीज पे डिपेंडेंट होगा कि मेरे पास पैसे कितने हैं। अब मेरे पास 3 लाख पड़े हैं, सफिशिएंट है, मैं इसमें बिल्डिंग खरीद सकता हूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। क्लियर है बेटा? तो दिल तो नहीं घबरा रहा? नहीं सर। वो पहले वाले 2 चैप्टर की वजह से दिल मैला ना करना। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह वो तुम्हें बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, हमने उनको सिर्फ पैसिव किया है, एलिमिनेट नहीं किया। हमने कहा भी थोड़ा सा सब्र कर लो, इंशाल्लाह तुम्हें सब समझ में आएगा। तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा, अक्वायर्ड बिल्डिंग for on cash
फॉर 50,000। 50,000 में हमने बिल्डिंग खरीदी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। पहली बात, कैश में से 50,000 रुपए कम हो गए। मुझे कैश में जारी पता नहीं, जब मैं बिल्डिंग दूंगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो कैश में से 50,000 रुपए कम हो गए। ऐसे ही बेटा, ठीक है। तो 50,000 यहां से कम कर, माइनस कर। लेकिन ये मुझसे चोरी नहीं हुए, इनके बदले में मुझे क्या मिला बेटा? बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्डिंग की तो एसेट ही है ना बेटा। तो मेरे पास एक एसेट आ गया जिसका नाम क्या है? पहले 0 पे था, अब किस पे आ गया? अब सिचुएशन कुछ यूं हो गई कि 2,50,000 मेरे पास कैश पड़ी हुई है, 50,000 की मेरे पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, और कैपिटल वही 3 लाख है, कुछ चेंज नहीं। वजह, और भाई ये 2,50,000 भी ऑनर का है और 50,000 वाली बिल्डिंग भी ऑनर है। कोई मसला बेटा? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? अकाउंटिंग की क्वेश्चन समझ में आ रही है बेटा? तो यही अकाउंटिंग है। आप मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। इतनी ही अकाउंटिंग है, इसी को रिकॉर्डिंग बोलते हैं। इतनी ही आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात यार, ये बात बताओ, 50,000 की बिल्डिंग आती है? नहीं, बिल्डिंग खरीदी है 50,000, आती है 50,000 इंस्टॉलमेंट। सर हमने गेस किया ना। क्या बेटा? सर गेस किए, मतलब एज एग्जाम। नहीं, ये एक्चुअल है, गेस नहीं है। एक्चुअल में नहीं आ सकती ना सर सर। डाउन पेमेंट कर दी है। छोटी बिल्डिंग है। 50,000 में बिल्डिंग खरीदी। अब देखो, क्या देखो, इसका मतलब ये है कि आपने एक बात देखी होगी कि मैंने करेंसी साइंस साथ में, हो सकता है कि ये 3 लाख रुपए ना हो, ये 3 लाख पाउंड हो। क्यों डॉलर? अगर 3 लाख पाउंड से मैं बिजनेस शुरू करता हूं और 50,000 पाउंड की बिल्डिंग खरीदता हूं, अब सेंस आ मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा, ये यूं भी हो सकता है कि रुपीज ही हो, ये रुपीज ही हो, लेकिन एक ऊपर टॉप पे इसने लफ्ज लिखा हुआ हो अमाउंट इन मिलियन। बात समझ में आई? तो यार ये तो बहुत ज्यादा बन गया है। ये 300, आप ये कहें कि वो लाख मिलियन है, तो यार ये तो कोई 300 बिलियन बन गया। अब इसमें बिजनेस शुरू होता है, बिल्कुल होता है। 50 बिलियन रुपीस के बीच में बिल्डिंग खरीदी, 50 बिलियन रुपीस के बीच में। तो बात समझ में आ रही है? तो मुझे पता चला कि मैं सेंटोरस खरीद सकता हूं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें नहीं करें? जी सर। ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर खाली फिगर्स को नहीं लिखना। पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा सेपरेट एंटिटी का। बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग आपसे ये डिमांड करती है कि यार जो बेसिक करेंसी यूनिट यूज करें वो बताओ तो सही। जिस यूजर को तुम इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसको बताओ तो सही मेरे पास मेरा करेंसी यूनिट है क्या। जब करेंसी यूनिट तुम उसको डिफाइन करके दोगे तो उसको समझ में लगे कि तुम क्या कर रहे हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? यस। यहां तक तसल्ली है बेटा? यस सर। अगली बात देखिए, अगर आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, आप जरा इसको पढ़ें। अभी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की 2 लाइनें आती हैं, लेकिन मजे की बात आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताएं, यहां
यहाँ पे 3 लाख कैश में इजाफा हुआ, यहाँ पे 3 लाख कैपिटल में इजाफा हुआ, क्या तुम मुझे ट्रांजैक्शन रिप्रोड्यूस करके दे सकते हो? क्या ट्रांजैक्शन हुई है? देखो ना, 3 लाख रुपए कैश में इजाफा है और 3 लाख रुपए का कैपिटल में इजाफा है। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑनर ने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर? 50,000 रुपए कैश में से कमी है और 50,000 रुपए बिल्डिंग में इजाफा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 50,000 रुपए बिल्डिंग में इजाफे का मतलब कि यार आपके पास 50,000 की बिल्डिंग बड़ी है और 50,000 की कैश कम हुई। इसका मतलब मैंने 50,000 रुपयों की बिल्डिंग खरीदी। तो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? इज इट क्लियर और नो? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट समझा देता है कि हुआ क्या। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? तो पुत्रों समझ आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं है? No, sir. अब बेटा यहां देखो, अगर डबल एंट्री सिस्टम है तो फिर कोई सिंगल एंट्री सिस्टम भी होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करता है इसको मुंशी बोलते हैं और ये जो डबल एंट्री सिस्टम यूज करता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। इन दोनों में ये फर्क। मुंशी साहब ने जब अपने पास अपनी चीज को लिखना है तो 3 लाख रुपए उनके पास आए, वो एक कॉपी के बीच में नोट करेंगे। क्या देखें, वो सिर्फ इतना नोट करेगा कि मेरे पास कैश 3 लाख किया। अब ये उसको याद है कि ये कैश मुझे ऑनर ने दी थी, उसने कहीं लिखा नहीं कि कैश ऑनर ने दी। हमने लिखकर बताया कि कैपिटल में लिखने के साथ हमने उसको ये बात समझा दी कि यार ये कैश किसने दी है? ऑनर ने दी है। तो मुझे बात समझ में लगी, ये कैपिटल। तो मेरी बात को फॉलो करें। मजे की बात, हम अकाउंटिंग करते हैं सारे, लेकिन आज तक हम अकाउंटिंग कर रहे थे सिंगल एंट्री। हम भी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल एंट्री में बेटा फिर उसको समझने के लिए आपका साथ होना जरूरी है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को मुझे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा ये क्या होता है। यही वो लकूने हैं जिसकी वजह से फ्रॉड होते थे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसने लिखी है वो खुद तो पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ सकता। इवन ऑनर को भी नहीं पता होता था ये क्या है। इसीलिए जो इस लेवल पे किसी बंदे को लगाया जाता था वो बंदा होता था जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वन होता। इसी लकूने को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग आई थी कि यार इन चीजों में इस तरह का ट्रस्ट चलता नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो सिस्टम इतना प्योरीफाइड हो कि वो तुम्हारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करे। आपको याद होगा अकाउंटिंग का एक पर्पस ये था कि आपके बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करे, तो वो प्रोटेक्शन ऐसे ही। मेरी बात को फॉलो करें। अब सिंगल एंट्री में क्या होगा? अजीब सी बात, हो सकता है यहां दूसरी ट्रांजैक्शन वो क्या करेगा, हो सकता है कि कैश का डिक्रीज अपने पास मेंशन कर ले, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्डिंग का इंक्रीज अपने पास मेंशन कर। अब कैश का डिक्रीज मेंशन कर लिया, कैश 50,000 रुपए कम हुई, वो मामा बता दो क्यों कम हुई, यही किधर है? तुमने सैलरी पे की है, तुमने रेंट पे किया है, तुमने फर्नीचर खरीदा है, तुमने स्टॉक खरीदा है, क्या खरीदा? बस उसने इतना लेकर 50,000 रुपए कम हुए। क्यों कम हुए? इसकी इंफॉर्मेशन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लिख देंगे जी 50,000 की बिल्डिंग थी। अच्छा यार कैश पर ली थी, उधार पर ली थी, कैसे ली है कुछ बताओ तो सही। इंफॉर्मेशन। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रही है? अब अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग ये करती है कि एक तो सबसे पहले डबल एंट्री पे चलती है, फिर इसका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी अपने पास मेंटेन करती है जिसका नाम होता है
वॉचर। अभी नहीं देखेंगे इसको, सिर्फ आपने इसकी इंफॉर्मेशन। इसका पीछे एक वॉचर बनता है जिसके बीच में डिटेल से लिखा जाता है कि ट्रांजैक्शन क्या हो, ताकि मुकम्मल एविडेंस हमारे पास हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, जिसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? उधर ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, अब आगे आओ। यस सर। नेक्स्ट पे बिल्डिंग में आ गई हमारे पास। अब शायद आपको एहसास होगा कि मैंने इसको कम क्यों कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर वो पूरे मिलियंस वाली फिगर लिखूं तो की स्टॉक्स इतने बढ़ जाएंगे कि जिनको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आगे आ जाए। बिल्डिंग पे आ गई मेरे पास। नेक्स्ट पे आ जाए, एक्वायर्ड। फर्नीचर on cash for ₹10,000। 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब फर्नीचर के नाम से कैसे काम? 10,000 रुपये मैंने कैश में से कम कर दिए। मेरे पास कैश 2,40,000, बिल्डिंग 50,000 की, फर्नीचर जो पहले 0 पे था अब 10,000। बट क्लियर है? और कैपिटल उतना ही। अब आप ये कहें कि मैंने दुकान भी ले ली, फर्नीचर फिक्सर से लगा लिया, अब मुझे वो ओरिजिनल आप ये कहें कि चीज रिक्वायरमेंट है जिसकी बेसिस पे प्रॉफिट कमाऊंगा, और बेटा उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री, स्टॉक। सो परचेज गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक एक ही चीज है। फॉर ₹2 lakh ऑन कैश, मैंने कैश पर ये चीजें खरीदी। 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री ले ली बेटा, स्टॉक ले ली, गुड्स ले ली। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कोई मसला तो नहीं? तो बेटा यहां पर देखिए, इन्वेंट्री लिख दो। अब 2 लाख की कैश मुझसे चलेगी और मेरे पास 2 लाख की इन्वेंट्री। अब सिचुएशन क्या बेटा? 40,000 की कैश पड़ी है, 50,000 की बिल्डिंग है, 10,000 की फर्नीचर पड़ा हुआ है, 2 लाख की इन्वेंट्री है और 3 लाख का क्या? अभी तक हमने ना उधार लिया ना दिया। ठीक है बेटा? बेटा क्लियर है? यस सर। कोई परेशानी? आगे चलो बेटा यहां से। अच्छा ये मैं पहले वाली ट्रांजैक्शन रद्द कर दूं। अच्छा भाई ये ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास होनी चाहिए सारी, सीक्वेंस में रखना अपने पास, बल्कि इसके लिए कोशिश करो बेटा। भाई जो लोग ऑनलाइन है, कॉपी नजर आ रही है? यस सर। आपने यूं करना है कि ये जो आपके पास आपका ये जो सेंटर वाला पेज है बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए रखते हैं। यहां से लेके यहां तक अकाउंटिंग इक्वेशन देना। एसेट्स के लिए इतना पोर्शन रख दो, कैपिटल लायबिलिटी के लिए इतना पोर्शन। ये भी हो सकता है कि एक पेज एसेट के लिए कर दो, एक पेज कैपिटल लायबिलिटी के लिए। ठीक है? ट्रांजैक्शंस के लिए ऐसे अपने सेपरेट अपने पास जगह छोड़ दो, लेकिन कोशिश करना कि 2-3 पेजेस, बेटा मेरी बात फॉलो करें, 2-3 पेजेस ट्रांजैक्शन के लिए छोड़ देना, 2-3 पेजेस अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए छोड़ देना। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? चलो ये ऊपर से रब कर दो।
तो याद रखिएगा नंबर 5 ट्रांजैक्शन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,80,000 were sold for rupees 2,70,000 on cash. ठीक है बेटा, ट्रांजैक्शन को समझो। वो गुड्स जो कॉस्ट करती हैं 1,80,000, हमने कितने में बेची बेटा? 2,70,000। अब एक बात, मेरी गुड्स में से कमी हो गई 1,80,000, ये चीजें मुझे उनको देनी पड़ेगी, मैंने दे दी। मेरे पास इन्वेंट्री कितने की बची बेटा? 20। लेकिन मेरे कैश में इजाफा हो गया बेटा, कितने सर का? काइंडली ये वाला स्टेप रिपीट करें। जी बेटा बोले। सर ये इन्वेंटरी वाला स्टेप रिपीट करें एक मर्तबा। मैं रिपीट कर देता हूं। गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 वर सोल्ड फॉर 2,70,000 ऑन कैश। ट्रांजैक्शन बेटा समझ में आई? यस सर। ठीक हो। अब बेटा देखो होगा क्या, 1,80,000 की चीजें मैंने बेच दी, इसका मतलब मेरी इन्वेंटरी जो 2 लाख पे थी उसमें से 1,80,000 रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। और इसके बदले में मुझे 2,70,000 की कैश मिली, तो इसका मतलब कैश में 2,70,000 प्लस हो जाएगा। यस सर ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि कैश मेरे पास 40,000 से बढ़ के 3,10,000 पे चलेगी और इन्वेंटरी 20,000 पे आ गई। अब एक बात, अगर वो चीजें जो 1,80,000 कॉस्ट करती हैं, अगर मैं उनको 270,000 में बेचता हूं तो प्रॉफिट है या लॉस है? बेटा कितने का प्रॉफिट हो गया? अब जो प्रॉफिट है बेटा उसको किसमें ऐड कर दो? अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर दूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर दूंगा। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बेटा क्लियर है? ठीक है, यहां तक तसल्ली है बेटा? ठीक सर। चलिए अब यहां तक इसको मेंटेन कर लें, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे लेके चलूंगा। अच्छा कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल बेटा मेरी क्लास नहीं होगी, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, कल मैं कहूंगा कि इस टाइम पर वो आपकी एक इसी को एक्सटेंड कर दें, यानी कि काउंटिंग इक्वेशन की वो कुछ आपको प्रैक्टिस और करवा दें। तो कल मेरी क्लास नहीं होगी लेकिन आपकी क्लास होगी। सर वही जो है वो कल आपको आप ये कहेंगे इसी कांसेप्ट को थोड़ा सा और रिफाइन करवा देंगे। बेटा ये समझ में आया? क्लियर है या नहीं? सर जी बेटा। सॉरी बेटा, ये पूछना सर, फिजिकल क्लासेस हो रही है स्कैंस में भी? बेटा आज हो रही है लेकिन आगे से लिमिटेड हो जाएंगी, अगले 2-1 दिन फिजिकल क्लास नहीं होगी, उसके बाद फिर फिजिकल क्लास में आ जाओ। सर वो असल में ना वो उस ऑनलाइन ना उस कैरी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, वो बेहतर होता है कि फिजिकल क्लास में तरह ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप सही कह रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए वेट कर लो। चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर रिपीट कर दें 5th वाला। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 दिन के लिए वेट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे फिजिकल क्लासेस में वापस आ जाएंगे। ठीक है, कल यानी कि फिजिकल नहीं है आप कह रहे हैं? कल क्लास ही नहीं है, मेरी कल क्लास। रिपीट कर लें सर। ठीक है बेटा जी, अल्लाह सर हाफिज। ये लास्ट स्टेप 90 का एक बेटा 90 में ये है कि आपके पास आपकी 90,000 का प्रॉफिट है, 1,80,000 वाली चीज आपने 2,70,000 में बेची, 90,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है? ओके सर। अच्छा बेटा जी, अल्लाह हाफिज।